Assalamu alaikum to all of you. My name is Bushra Qadir from MK Preparation. In this lecture, we will discuss about Azad and Jammu Kashmir Public Service Commission Lecture Zoology Solved Past Paper 2017. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के जो लेक्चर के पेपर्स होते हैं उनमें जैसा कि ये लेक्चर ज़ूलॉजी का पेपर है तो इनमें जो है वो 100 एमसीक्यूज़ होते हैं और 100 के 100 एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होते हैं। अगर हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की बात करें तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के जो लेक्चर ज़ूलॉजी के पेपर होते हैं उनमें 30 एमसीक्यूज़ जनरल नॉलेज और एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं। बाकी जो 70% एमसीक्यूज़ होते हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ आज हमने लेक्चर ज़ूलॉजी का पेपर जो है वो डिस्कस करना है। तो इसमें 100 एमसीक्यूज़ जो हैं वो ज़ूलॉजी से ही रिलेटेड हैं। और आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर पैटर्न होता है ना, इनमें जो है इनका कोई सिलेबस नहीं दिया जाता, मतलब कि कोर्स आउटलाइन नहीं दी जाती। हमें जो है वो एफएससी लेवल से लेकर और मास्टर लेवल तक सारी बुक्स को थोरोली स्टडी करना पड़ता है। इसमें कोई सिलेबस नहीं दिया जाता, यानी कि आउटलाइन नहीं दी जाती। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। All of the following are the structures that characterize the chordates except। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट या स्ट्रक्चर्स हैं दिए गए हैं वो करेक्टरिस्टिक्स हैं कोडेट्स के सिवाय, यानी कि हमने इसमें से ऑप्शन में से वो सिलेक्ट करना है जो करेक्टरिस्टिक ना हो कोडेट्स का। बाकी जो ऑप्शंस होंगे वो करेक्टरिस्टिक्स होंगे कोडेट्स के। तो फ्रेंजियल स्लिट्स और पाउचेस जो ए ऑप्शन है ये कोडेट्स में पाया जाता है। इसी तरह अगर हम सी ऑप्शन देखें डोर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम, तो डोर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम भी कोडेट का ही करेक्टरिस्टिक है। इसी तरह नोटोकोड भी जो है डी ऑप्शन में ये भी प्रेजेंट होती है कोडेट्स में। तो जो बी ऑप्शन है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये राइट ऑप्शन है। राइट ऑप्शन इस लिहाज से है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता कोडेट्स में। कोडेट्स जितने भी हैं उन सब में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। जैसा कि अगर हम डायग्राम्स में देखें, यहाँ पे हमें ओपन और क्लोज दोनों सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाए गए हैं। तो जो हमारे पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आर्टरीज हैं जहाँ पे वो मिल रही हैं कैपिलरीज पे, तो ये क्लोज्ड है। ये वेन्स जो हैं वो आर्टरीज के साथ जो है जब कनेक्ट करती हैं तो वो कैपिलरीज के ज़रिए कनेक्ट कर रही हैं, यानी कि यहाँ पे कोई भी ओपन सिनेसिस जो होता है वो मौजूद नहीं होता कि टिश्यू स्पेस में ब्लड ऐसे ही मूव नहीं कर रहा होता। ये क्लोज्ड वेजल्स में यानी ब्लड वेजल्स में मूव करता है। तो इस वजह से जितने भी कोडेट्स हैं उनमें जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता। तो जो बी ऑप्शन है ये एक्सेप्शन है कोडेट्स के लिए, तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ली क्लीवेज इन द ज़ायगोट ऑफ बर्ड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। जो बर्ड्स होते हैं इनके जो एम्ब्रियो होता है या जो ज़ायगोट होता है बर्ड का, इसमें जब अर्ली क्लीवेज होती है यानी कि जो क्लीवेज फैरोज बनती हैं तो उसकी रिजल्ट में जो फर्स्ट लेयर बनती है सेल की उसको हम कहते हैं ब्लास्टोडर्म। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ब्लास्टोसील जो है सेंटर में जो फ्लूइड है उसको ब्लास्टोसील कह रहे हैं, जो सेंट्रल स्पेस है, और बाहर जो एक सिंगल लेयर बन रही है सेल्स की उनको हम क्या कह रहे हैं ब्लास्टोडर्म। तो बर्ड्स की जब क्लीवेज होती है, बर्ड्स के ज़ायगोट में जब फर्स्ट क्लीवेज होती है तो वो क्लीवेज के रिजल्ट में जो लेयर बनती है सेल्स की उसको हम कहते हैं ब्लास्टोडर्म। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है पैलियोंटोलॉजी इज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन बिकॉज। पैलियोंटोलॉजी जो है ये डायरेक्ट सोर्स होता है एवोल्यूशन का, लेकिन इसमें हम पैलियोंटोलॉजी में जो है क्या स्टडी करते हैं जो कि डायरेक्ट सोर्स के तौर पे हमें हेल्प करता है कि वो एविडेंस प्रोवाइड कर सके एवोल्यूशन के लिए। तो जो पैलियोंटोलॉजी है ये डी ऑप्शन राइट है बिकॉज जो पैलियोंटोलॉजी है ये स्टडी होती है डेड रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ एनिमल्स दैट हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ क्रस्ट के अंदर हमारे पास होते हैं जो एनिमल्स डेड हो चुके हैं, जो पुराने टाइम में जो मौजूद थे एनिमल्स एक टाइम में अर्थ पर, और अब वो जो हैं वो जो है क्या हो चुके हैं कि मर चुके हैं, और उनके जो रिमेन्स थे यानी कि उनके जो ढांचा वगैरह जो होता है उनके जो रिमेन्स थे बॉडी पार्ट्स के बोन्स वगैरह वो जो हैं वो अर्थ क्रस्ट में मौजूद होती हैं।
तो इस तरह से हम उनको जब स्टडी करते हैं, पैलियोंटोलॉजी यानी फॉसिल्स को जब हम स्टडी करते हैं, तो वो हमें एविडेंस प्रोवाइड करती हैं कि एवोल्यूशन होती रही है वक़्त के साथ। तो जो डी ऑप्शन है ये राइट है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइट इंडिकेट एन आइडिया बीइंग रिप्रेजेंटेड एज़ साइंटिफिक इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन सूडो साइंस। अब यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दी गई है जो हमें ये कह रहे हैं कि यहाँ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ये इंडिकेट करती है कि वो एक ऐसा आइडिया प्रोवाइड करती है जो कि रिप्रेजेंट तो किया जा रहा हो एज अ साइंटिफिक, बट एक्चुअली जो है वो साइंटिफिक ना हो, वो सूडो साइंस पे बिलोंग करता हो। सूडो साइंस का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा आइडिया, कुछ ऐसी स्टेटमेंट देना जो साइंटिफिक जो है वो फिनोटिपिकली तो वो साइंटिफिक लग रही होती है, लेकिन वो साइंटिफिक होती नहीं है। क्यों साइंटिफिक नहीं होती? बिकॉज जो है उसको एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव नहीं कर सकते। तो वो जो इस तरह की बात है कि जो साइंस से रिलेटेड एक आइडिया जो हम थ्योरी प्रोवाइड कर देते हैं, उसको सूडो साइंस कहते हैं। जिसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव ना कर सकें, उनको हम सूडो साइंस कहते हैं, ऐसे आइडियाज़ को। तो जो सी ऑप्शन है ये राइट है, बिकॉज जो सूडो साइंस होती है इसमें हम वो अजम्पशंस बताते हैं, द अजम्पशंस ऑन विच द आइडिया इज़ बेस्ड, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये आइडिया जो है इस अजम्पशन पे जो है वो बेस कर रहा है, बट आर नॉट ओपन टू साइंटिफिक टेस्टिंग, लेकिन हम उस आइडिया को साइंटिफिकली टेस्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह की स्टेटमेंट जो होती है उसको हम सूडो साइंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं आपसे एस्ट्रोनॉमी की बात करूं, तो एस्ट्रोनॉमी में भी जो है वो फिलोसफिकली या सूडो साइंस को जो है इन्वॉल्व किया जाता है। उसको हम एक्सपेरिमेंटली इतना जो है वो साइंटिफिकली टेस्ट नहीं कर सकते। तो जो एस्ट्रोनॉमी के जो आइडियाज़ बताए जा रहे होते हैं या थ्योरीज बताई जा रही होती हैं, वो भी सूडो साइंस पे से बिलोंग करती हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन आर, फर्मेंटेशन बेसिकली जो है वो एनारोबिक रिस्पिरेशन को कहते हैं। तो एनारोबिक रिस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, और फर्मेंटेशन जो होती है ये एनारोबिकली हो रही होती है, यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो रही होती है। तो जो हमारे पास फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? तो जो हमारे पास सी ऑप्शन है ये राइट है, बिकॉज लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल बोथ जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं फर्मेंटेशन के रिजल्ट में। अगर हम यहाँ पे देखें जो ग्लूकोज है, तो इस ग्लूकोज से जो है पहले क्या बन रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो जो हमारे पास पैरविक एसिड बन रहा है। और पैरविक एसिड जो है अगर हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करें, तो जो पैरवेट एसिड है, इससे यीस्ट फर्मेंटेशन से क्या बनेगा, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह अगर हम पैरविक एसिड जो है इससे इसको होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन की बात करें, तो ये होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन के रिजल्ट में लैक्टिक एसिड बनेगा। तो दोनों ही तरह से, अगर यीस्ट फर्मेंटेशन हो या होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन हो, दोनों ही फर्मेंटेशन जो हैं उनमें अल्कोहल और लैक्टिक एसिड बन रहा है पैरविक एसिड से। तो इसलिए हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट होता है फर्मेंटेशन का, वो लैक्टिक एसिड अल्कोहल जो है दोनों होते हैं। तो इसलिए सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेस ऑफ माइटोसिस दैट टेक लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम इज, वो कौन सी फेस है माइटोसिस की जिसमें जो सबसे कम वक्त लेती है? तो अगर हम ये जो हमारे पास सेल साइकिल का ग्राफ बना हुआ है, अगर हम इसमें देखें तो हमें डिफरेंट कलर्स दिखाए गए हैं, और डिफरेंट कलर्स के सामने जो है वो लिखा हुआ है कि कौन सी इंटरफेस है, कौन सी प्रोफेस है। अगर ब्लू कलर देखें तो ये इंटरफेस है जो कि सबसे ज़्यादा टाइम लेती है, 95% टाइम लेती है। और इसी तरह अगर हम सबसे कम देखेंगे, सबसे लीस्ट जो अमाउंट ऑफ टाइम है वो कौन सी फेस ने लिया है माइटोसिस की, तो वो एनाफेस है। 0.3% जो पर्पल कलर में है वो एनाफेस दिखाई गई है। तो सी ऑप्शन राइट है कि जो एनाफेस होती है, क्योंकि जस्ट एनाफेस में होता क्या है, जस्ट जो सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं उनकी सेपरेशन होती है, डिफरेंट पोल्स की तरफ उनको जो है पुल किया जाता है। तो एनाफेस जो है उसमें बहुत ही कम टाइम लगता है। सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट। अब सेग्रीगेशन का जो प्रिंसिपल था ये इसकी क्या स्टेटमेंट है, हमने वो सिलेक्ट करनी है। बेसिकली जो स्टेटमेंट दी गई थी प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन की, ये दी थी मेंडल ने। मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो था उसकी स्टेटमेंट ये है कि ड्यूरिंग, ए ऑप्शन राइट है बिकॉज इसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन पेयर्स ऑफ फैक्टर्स मूव्स इनटू गैमीट्स सेल इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। यानी कि जो जब मीट फॉर्मेशन हो रही होती है तो उस दौरान क्या होता है कि जो पेयर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, पेयर ऑफ फैक्टर हम जीन को कहते हैं, तो जीन के जो पेयर्स होते हैं उनको हम अलील कहेंगे।
तो अलील जो होते हैं वो मूव करते हैं गैमीट सेल में इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे से आज़ादाना वो अपने-अपने जो गैमीट सेल होते हैं उनमें वो मूव कर जाते हैं। जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखें सेग्रीगेशन हो रही है हमारे पास, तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो जो है मूव कर रहे हैं डिफरेंट सेल्स में इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है, ये प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन है। नेक्स्ट है दी ऑफस्प्रिंग ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस आर। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है इसके ऑफस्प्रिंग्स कितने परसेंटेज होती है ये हमने बताना है। तो अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही कराया जाता है। अगर हम बॉक्स देखें तो इसमें एक हमारे पास टाल है और इसी तरह एक प्लांट जो है वो डार्फ है। तो इनकी जो हमारे पास जीनोटाइप है अगर हम उसका पुनेट स्केयर लें तो जो हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी को जो है मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, तो हमारे पास जो हाफ है, हाफ जो प्लांट है 50% डोमिनेंट, यानी कि हमारे पास 50% टाल प्लांट आएंगे, इसी तरह 50% जो है वो डार्क प्लांट आएंगे। तो इसलिए हम इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट करेंगे कि हाफ जो होमोजाइगस होंगे और हाफ जो होंगे वो हेट्रोजाइगस होंगे। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रीमेटोलॉजिस्ट में बी फाउंड वर्किंग इन। जो प्रीमेटोलॉजिस्ट होते हैं ये कहाँ पे काम करते हैं? तो प्रीमेटोलॉजिस्ट बेसिकली होते कौन है? प्रीमेटोलॉजिस्ट उन साइंटिस्ट को कहा जाता है जो प्राइमेट्स की स्टडी करते हैं। जितने भी प्राइमेट्स हैं मैमल्स के जो ऑर्डर है प्राइमेट्स, जिसमें मंकी, एपीज और बाकी सब आ जाते हैं, तो उनकी जो प्राइमेट्स की स्टडी है उन करने वाले जो होते हैं साइंटिस्ट, उनको हम प्राइमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो प्राइमेटोलॉजिस्ट जो होते हैं ये कंजर्वेशन एजेंसीज़ में भी काम कर रहे होते हैं, इनका वहाँ पे भी काम होता है, म्यूज़ियम्स में भी ये काम करते हैं प्राइमेट्स को लेकर। इसी तरह ये यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है डिफरेंट रिसर्च वगैरह इन पे करते हैं, तो वो पेपर पब्लिश करना इस तरह का काम इनका होता है। तो ये तीनों जगहों पर ही पाए जाते हैं, इसलिए जो है प्राइमेटोलॉजिस्ट जो हैं ये काम करते हैं म्यूजियम्स में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी और कंजर्वेशन एजेंसीज में भी। तो डी ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दीज ये राइट है। नेक्स्ट है जेनेटिस्ट क्रॉस टू फ्रूट फ्लाइज, वन हैज़ वेस्टिजियल विंग्स एंड द अदर वाज हेट्रोजाइगस फॉर दिस ट्रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट शुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस क्रॉस। कि हमारे पास जो जेनेटिस्ट होते हैं जो यानी कि जो जीन्स की स्टडी करते हैं, उसने क्रॉस करवाया दो फ्रूट फ्लाइज को। एक जो फ्रूट फ्लाई है उसकी वेस्टिजियल विंग्स हैं और जो दूसरी है फ्रूट फ्लाई वो हेट्रोजैगुअस है इस विंग्स के ट्रेड के लिए। अब वो हेट्रोजैगुअस है, तो जब भी एक हेट्रोजैगुअस के साथ हम किसी वेस्टिजियल विंग रखने वाली फ्रूट फ्लाई को क्रॉस करवाते हैं, तो जो रिजल्ट होता है ऑफस्प्रिंग का वो हमेशा क्या होता है, उसमें वेस्टिजियल जो होता है उसके चांसेस कम होते हैं। तो वेस्टिजियल जो होगा वो 4 में से 1% यानी कि होगा उसका विंग्स जो होंगे, जो फ्रूट फ्लाई आएंगी हमारे पास टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट में, उसमें जो हेट्रोजैगुअस होंगी वो ज़्यादा होंगी, क्योंकि हमने हेट्रोजैगुअस के साथ जब वेस्टिजियल विंग वाली फ्लाई का क्रॉस करवाया तो जो परसेंटेज होती है हेट्रोजाइगस की वो बढ़ जाती है। तो 3/4 जो है वो वाइल्ड होंगे और 1/4 जो है वो वेस्टिजियल होंगे, यानी वेस्टिजियल 1% ही रहेगा, बाकी जो वाइल्ड टाइप होगी वो ज़्यादा होगी, 3% होगी 4 में से। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ एडवांस्ड प्राइमेट्स एक्सेप्ट। इनमें से जो स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं इनमें से कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एडवांस प्राइमेट्स की हैं। मतलब यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि तमाम जो यहाँ पे दी हुई हैं इनमें सब जो हैं वो एडवांस प्राइमेट की करेक्टरिस्टिक हैं सिवाय, तो जो एडवांस प्राइमेट की करेक्टरिस्टिक नहीं होंगे हम वही स्टेटमेंट सेलेक्ट करेंगे। तो डी ऑप्शन जो है ये राइट है, बिकॉज जो हमारे पास जितने भी एडवांस प्राइमेट्स में आ जाते हैं जैसे एपीज़ हैं, इसके अलावा जो है वो ह्यूमंस हैं और मंकीज़ वगैरह हैं, तो उनमें जो है तमाम में जो है वो दे हैव प्रीहेंसाइल टेल। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, क्योंकि एडवांस प्राइमेट जो होते हैं इनमें से जस्ट जो हमारे पास न्यू वर्ल्ड मंकी हैं उनमें प्रीहेंसाइल टेल होती है। जिस तरह हम पिक में देख सकते हैं कि ये इनको जो है वो क्लाइंबिंग में मदद करती है एक जगह से दूसरी जगह, जो है ट्रीज़ पे जो है ये उनको पकड़ने में ट्रीज़ की ब्रांचेस को जो है टेल हेल्प करती है, तो इसको हम प्रीहेंसाइल टेल कहते हैं। तो ये जो टेल है जस्ट न्यू वर्ल्ड मंकीज़ में पाई जाती है, तमाम प्राइमेट्स में ये नहीं पाई जाती, जैसे गोरिल्ला वगैरह हैं तो उनमें प्रीहेंसाइल टेल नहीं पाई जाती। तो इस वजह से ये जो करेक्टरिस्टिक है ये ट्रू नहीं है अबाउट एडवांस प्राइमेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर अ बोटल नेक इवेंट हैज़ ऑकर्ड, जब बोटल नेक इवेंट होता है तो उसके रिजल्ट में पॉपुलेशन के साइज़ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जो हमारे पास डी ऑप्शन है वो राइट है, बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखें बोतल में जो हमारे पास डॉट्स हैं ये सारे अगर हम कंसिडर करें कि ये एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है जिसमें ये सारे जो है इनकी पॉपुलेशन है, तो क्या हुआ है कि जब बोटल नेक इवेंट हुआ है तो जैसा कि कोई अचानक से डिज़ास्टर हुआ है जिसकी वजह से जो है पॉपुलेशन का साइज़ क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो जो जब भी कोई बोटल नेक इवेंट होता है तो उसके रिजल्ट में जो पॉपुलेशन का साइज़ होता है वो ऑलवेज डिक्रीज, यानी कि वो हमेशा कम होता है। तो डी ऑप्शन जो है वो बोटल नेक इवेंट से रिलेटेड ट्रू है। नेक्स्ट है कि कॉजेशन इन एनिमल बिहेवियर दैट ऑकर ऑन एन एवोल्यूशनरी टाइम स्केल इज एन डैश काज। वो काजेशन जो एनिमल बिहेवियर में ड्यू टू एवोल्यूशनरी टाइम स्केल जो है वो अकर होती है, तो उसको हम कौन सी काजेशन कहते हैं। ऐसी काजेशन जिसमें वक्त के साथ जो है चेंज आता है जेनेटिक प्रोग्राम में, तो उसको ऐसी काजेशन को हम जो है अल्टीमेट काजेशन कहते हैं। तो जो हमारे पास ये ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट है द गट और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक ऑफ वर्टिब्रेट्स अराइजेस फ्रॉम। जो हमारे पास एम्ब्रियो होता है ज़ायगोट, उसके अंदर जो गट होती है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होती है वर्टिब्रेट में, वो कहाँ से अराइज होती है। तो जो हमारे पास अगर हम डायग्राम में देखें गैस्ट्रुलेशन हो रही है, यानी कि जो जर्म लेयर्स हैं वो डिफ्रेंशिएट हो रही हैं। इसी तरह जो हमारे पास आर्चेंट्रॉन बनता है, ये आर्चेंट्रॉन से बाद में जो है वो क्या बन जाती है, गट या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बन जाती है। तो इसलिए डी ऑप्शन जो है आर्चेंट्रॉन ये राइट है। Next, a mouse improve its ability to navigate a maze with repeated trials. This mouse behavior illustrate a learning called। देखें अगर जब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि पनिशमेंट या रिवार्ड से रिलेटेड जो डायग्राम है हम देख रहे हैं कि जो एनिमल का बिहेवियर है, अगर रिवार्ड मिल रहा है तो बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है, अगर जो पनिशमेंट मिल रही है तो जो बिहेवियर है वो डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों तरह की जो सिचुएशंस हैं ये एसोसिएटेड हैं रिपीटेड ट्रायल से। जैसे ही रिपीट करता है वो अपना ट्रायल माउस जो है, तो उससे उसको समझ आती है कि जो है वो अपनी एबिलिटी जो है नेविगेट करने की एक मेज से उसको इम्प्रूव कर सकता है। तो जो डी ऑप्शन है ओपरेंट कंडीशनिंग ये राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन एस्क्लेमेंथ फीचर। जो एस्क्लेमेंथ हैं जिनको हम नीमाटोड्स कहते हैं, तो उनमें कौन सा जो है वो फीचर नहीं होता। अगर हम बात करें एस्क्लेमेंथिस की, तो उनमें इनकम्प्लीट डिजेस्टिव ट्रैक नहीं होता, इनमें कंप्लीट डिजेस्टिव ट्रैक होता है। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि नीमाटोड्स जो होते हैं इनका डिजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ कंप्लीट बट सिंपल कंसिस्टिंग ऑफ माउथ, फेरेंक्स, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड अनस। यानी कि अनस तक माउथ से स्टार्ट होता है इनका डिजेस्टिव सिस्टम और अनस तक जाता है तो कंप्लीट ही लेकिन है सिंपल। तो इस वजह से जो यहाँ पे बी ऑप्शन है ये राइट है कि इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है इनकम्प्लीट डिजेस्टिव ट्रैक। हालांकि जो हमारे पास एस्क्लेमेंथिस होते हैं उनका तो कंप्लीट डिजेस्टिव ट्रैक होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फीचर नहीं है एस्क्लेमेंथिस का, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है अ डॉग दैट लर्न टू रोल ओवर इन रिस्पॉन्स टू रिवार्ड फ्रॉम इट्स ओनर इलिस्ट्रेट अ काइंड ऑफ लर्निंग। जहाँ पे हमें कह रहे हैं कि एक डॉग है उसको जब वो रोल ओवर करता है तो उसको क्या मिलता है, रिवार्ड मिलता है। तो इससे क्या उसके ओनर्स जो है उसको रिवार्ड देता है, तो इससे वो ये किस तरह की लर्निंग है। तो जब रिवार्ड या पनिशमेंट से रिलेटेड जब भी कोई बिहेवियर सामने आता है तो हम उसको इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग कहते हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस अरेंज फ्रॉम ब्रॉडर टू मोर स्पेसिफिक। कौन सा सीक्वेंस है जो अरेंज हुआ है ज़्यादा ब्रॉडर से स्पेसिफिक सीक्वेंस की तरफ। तो ब्रॉडर सीक्वेंस जो है अगर हम देखें तो सबसे पहले डोमेन आएगा, बी ऑप्शन राइट है, बिकॉज डोमेन होता है सबसे ब्रॉडर सीक्वेंस होता है क्लासिफिकेशन का। डोमेन के बाद जो होता है वो किंगडम होता है, किंगडम के बाद फाइलम और फाइलम के बाद क्लास और क्लास के बाद ऑर्डर, इसी तरह ऑर्डर के बाद जीनस और जीनस के बाद स्पीशीज। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है ये राइट है, तो इसको हम सिलेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सूडोपोडियम फाउंड इन मेंबर्स ऑफ सब फाइलम सूडोपोडिया। जो हमारे पास सब फाइलम सूडोपोडिया है उसके मेंबर्स में कौन सी टाइप ऑफ सूडोपोडियम नहीं पाया जाता। तो जो लोबोपोडिया है, रेटिकुलोपोडिया है और फिलोपोडिया, ये तीनों तरह के जो पोडिया हैं
ये सब फाइलम सूडोपोडिया में पाए जाते हैं, लेकिन जो राइजोपोडिया है ये टाइप नहीं है सूडोपोडियम की, और ये सूडोपोडिया जो सब फाइलम है उसमें नहीं पाया जाता, तो डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास राइट है। बाकी जो आप अगर हम डायग्राम में देखें तो हमारे पास रेटिकुलोपोडिया दिखाया गया है, लोबो पोडिया दिखाया गया और फिलोपोडिया भी दिखाया गया, साथ में हमारे पास एक्सोपोडिया भी मौजूद है, लेकिन हमारे पास राइजोपोडिया मौजूद नहीं होता सूडोपोडिया सब फाइलम में, तो हम डी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। Next, which of the following are the characteristics of phylum Porifera except। अब यहाँ हमें जो है फाइलम पोरीफेरा जो है उसके करेक्टरिस्टिक दिए गए हैं और हमने वो सिलेक्ट करना है जो करेक्टरिस्टिक ना हो फाइलम पोरीफेरा का। तो डी ऑप्शन जो है ये राइट है, बिकॉज जो हमारे पास स्पॉन्ज होते हैं ये बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें जो है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं होती, तो इस वजह से इनमें डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं होती, तो हम डी जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है अ जेनेटिस्ट परफॉर्म्ड अ टेस्ट क्रॉस ऑफ अ फ्रूट फ्लाई दैट वाज फिनोटिपिकली वाइल्ड। हम जो एक जेनेटिक्स है उसने टेस्ट क्रॉस करवाया एक फ्रूट फ्लाई का जो फिनोटिपिकली वाइल्ड है। There were 42 vestigial winged, wild winged flies and 40 wild wings, wide-eyed flies in the offspring. What was the genotype of the original fruit fly? हमारे पास जो है वो फिनोटाइप उन्होंने हमें बता दिया कि जो हमारे पास वेस्टिजियल विंग्ड हैं वो 42 हैं। इस तरह वाइल्ड आइड फ्लाइज जो हैं वो मतलब जो 42 वेस्टिजियल विंग फ्लाइज हैं वो वाइल्ड आइड फ्लाइज हैं, और 40 जो वाइल्ड विंग्ड फ्लाइज हैं वो भी वाइल्ड आइड फ्लाइज हैं। तो ये उनके ऑफ स्प्रिंग्स की बात हो रही है जो हमारे पास टेस्ट क्रॉस कराया गया है फ्रूट फ्लाइज का जो फिनोटिपिकली वाइल्ड टाइप की थी। अब हमने जीनोटाइप देखनी है कि जो ओरिजिनल जो हमने टेस्ट क्रॉस में यूज़ की थी जो फिनोटिपिकली वाइल्ड टाइप थी उसकी जीनोटाइप क्या होगी, तो हमारे पास ये जो है ऑफ स्प्रिंग्स की रेशो आई है, तो उसकी जो हमारे पास ओरिजिनल वाइल्ड फ्रूट फ्लाई की जीनोटाइप होगी, अगर वो वाइल्ड है फिनोटिपिकली तो उसकी जो जीनोटाइप होगी वो क्या होनी चाहिए वेस्टिजियल, और हमारे पास वेस्टिजियल और वाइल्ड आई टाइप होनी चाहिए, तो इसलिए जो डी ऑप्शन है ये राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम नीमाटोडा। नीमाटोडा जो हमारे पास एस्क्लेमेंथिस का ऑर्डर है फाइलम है सॉरी, इसमें इनका कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है, इनमें कौन सा करेक्टरिस्टिक मौजूद नहीं होता, तो जो इनकी क्यूटिकल है वो शेड नहीं होती, ये जो बी ऑप्शन है ये राइट है, क्योंकि जो नीमाटोड्स होते हैं इनकी क्यूटिकल जो है वो शेड नहीं करते, ये तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द मेंटल कैविटी ऑफ अ बाइवेल। जो बाइवेल होते हैं मोलस्का फाइलम में उनकी जो मेंटल कैविटी होती है उसके बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो सी ऑप्शन राइट है, बिकॉज इट इज़ एन एरिया वेयर वाटर सर्कुलेट ड्यूरिंग फीडिंग एंड गैस एक्सचेंज। तो जो हमारे पास मेंटल कैविटी होती है वो क्या कर रही होती है, ये वो एरिया होती है जहाँ पर वाटर सर्कुलेट करता है ड्यूरिंग फीडिंग और फिर गैसियस एक्सचेंज भी में भी हेल्प कर रहा होता है, जैसा कि अगर हम डायग्राम में देखें तो हमें जो है वो दिखाया गया है कि जो मेंटल कैविटी है ये यहाँ पर वाटर सर्कुलेट कर रहा है और गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है, तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ मेंबर्स ऑफ द क्लास पोलीचीटा इज। जो पोलीचीटा हमारे पास क्लास है एनालिडा की, इसके जो मेंबर्स हैं इनका डिस्टिंक्टिव फीचर कौन सा है, तो इनका डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है कि इनके ऊपर जो है वो पैरापोडिया मौजूद होता है, जैसा कि एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ डायग्राम में देखें तो नेरिस की एग्जांपल दी गई है, इसके छोटे छोटे जो हैं वो प्रोट्रूडिंग होती है इनकी बॉडी पे जिसको हम पैरापोडिया कहते हैं, तो जो पैरापोडिया ये इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, तो ये पैरापोडिया का मौजूद होना बॉडी के ऊपर ये डिस्टिंक्टिव फीचर होता है कि ये जो है ना पोलोचीटा से ही बिलोंग करते हैं, ये ऐसे एनिमल जिनके ऊपर पैरापोडिया मौजूद होगा, तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है टिक्स एंड माइट्स आर मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर। टिक्स और माइट्स जो होती हैं जैसा कि यहाँ हम डिफरेंट डायग्राम में देख सकते हैं कि टिक्स और माइट्स दिखाई गई हैं, तो ये जो टिक्स और माइट्स होती हैं ये कौन से ऑर्डर की, यानी ये बिलोंग तो आर्थ्रोपोड से करती हैं, लेकिन कौन सा आर्थ्रोपोड का ऑर्डर है जिससे ये बिलोंग करती हैं, तो जो ऑर्डर है इनका वो है एकैरिना, तो ए बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है माउथ अप फीडिंग पोस्चर इज फाउंड इन मेंबर्स ऑफ क्लास। यहाँ पे बेसिकली जो है हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो जिनका जो माउथ है वो
अप साइड पर होगा, यानी ऊपर की तरफ होगा। फीडिंग पोस्चर के लिए जो उनका माउथ होगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो ऐसे ये कौन सी क्लास से बिलोंग करते होंगे, कौन सी क्लास के मेंबर्स होंगे जिनका जो माउथ है वो ऊपर की तरफ होगा। तो सिरिनॉइडी जो है ये अकायनोडर्म्स के मेंबर्स हैं, क्लासेस दी गई हैं यहाँ में ऑप्शंस में। तो अकायनोडर्म्स की जो एक क्लास है जिसका नाम है सिरिनॉइडी, उसके जो मेंबर्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पे सी फीदर्स आप लोग देख सकते हैं, डायग्राम में सी फीदर्स दिखाए गए हैं। इनका जो माउथ होता है, यानी कि माउथ जो होता है जो फीडिंग के लिए यूज़ होता है, वो उनका पोस्चर ऊपर की तरफ होता है। उनका जो माउथ होता है वो ऊपर की तरफ होता है। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है अ वस्कुलर नेटवर्क दैट अलाउ गैसेस टू मूव फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम इनटू द फिश स्विम ब्लैडर इज कॉल्ड। जो वस्कुलर एक नेटवर्क होता है जो अलाउ करता है गैसेस को कि वो मूव कर सकें ब्लड स्ट्रीम से फिश के स्विम ब्लैडर में। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम रेटिमेरिबल कहते हैं। यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि रेटिमेरिबल जो है ये एक वस्कुलर सा नेटवर्क दिखाया गया है जो अलाउ कर रहा है कि गैसेस जो हैं मूव करती हैं, ब्लड स्ट्रीम से निकलती हैं और स्विम ब्लैडर की तरफ चली जाती हैं, ताकि स्विम ब्लैडर में जब गैसेस जाती हैं तो वो स्विमिंग में हेल्प करता है स्विम ब्लैडर। तो जो इनको लेके जाने वाला नेटवर्क है वस्कुलर नेटवर्क, उसको हम क्या कहते हैं, रेटिमेरिबल। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ द विच क्लास ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर क्लोज रिलेटेड विद द सेलेमेंडर्स। सेलेमेंडर्स जो होते हैं अगर हम इनकी फिनोटिपिकली भी देखें तो टेल के अलावा बाकी जो इनके फीचर्स होते हैं वो, यानी कि ये टेट्रापोड है, इनकी स्किन जो है वो स्लाइमी है और बाकी बहुत सी खसूसियात हैं जो इनको सेलेमेंडर्स को जो है वो एनोरा जो क्लास है जिसमें टॉड्स एंड फ्रॉग्स आ जाते हैं, उनसे ये क्लोजली रिलेटेड इनके मेंबर्स होते हैं सेलेमेंडर्स के। तो बी ऑप्शन जो है एनोरा, ये राइट है। नेक्स्ट है अ पोर्शन ऑफ द गैस एक्सचेंज इन एम्फीबियंस ऑकर अक्रॉस द मोस्ट सरफेस ऑफ माउथ एंड फेरेंक्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। वो पोर्शन गैस एक्सचेंज का एम्फीबियन में जो अलाउ करता है कि जो है जिसमें मोस्ट सरफेस ऑफ माउथ जो होती है और फेरेंक्स जो होती है वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो सके, तो उसको उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे। बेसिकली अगर हम डायग्राम में भी देखें तो जो फ्रॉग होता है या एम्फीबियंस होते हैं डिफरेंट तरह के, उनकी जो माउथ वाला पार्ट है और फेरेंक्स वाला पार्ट है वहाँ पर एक बुकल कैविटी होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि इनकी सरफेस जो होती है फेरेंक्स की और माउथ की वो बहुत ज़्यादा मोइस्ट होती है, जिसकी वजह से ये बुकल कैविटी जो होती है वहाँ पर भी गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी बुकोफेरेंजियल कैविटी जो इनकी होती है। तो इस तरह की जो रिस्पिरेशन होती है जो बुकोफेरेंजियल कैविटी के थ्रू हो रही है तो उसको हम बुकोफेरेंजियल रिस्पिरेशन कहते हैं। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है एन इंडिविजुअल हु हैज़ टू ऑफ द सेम अलील इज सेड टू बी। वो इंडिविजुअल जिसके दोनों अलील जो हों, जो जीन है उसमें जो दो अलील हैं वो दोनों ही सेम हों, तो उनको हम होमोज़ाइगोस कहते हैं। होमोज़ाइगोस में मीन के सेम अलील मौजूद हैं। जैसा कि अगर हम यहाँ डायग्राम में देखें तो दोनों अगर कैपिटल हैं तो ये होमोज़ाइगोस हैं, दोनों स्मॉल बी हैं तो भी ये होमोज़ाइगोस हैं। अगर यहाँ पर एक कैपिटल बी होता और दूसरा स्मॉल बी होता तो हम इसको हेट्रोज़ाइगोस कहते हैं, यानी कि अलील डिफरेंट होते। लेकिन इस वो इंडिविजुअल जिसमें सेम अलील मौजूद होते हैं तो उसको हम होमोज़ाइगोस कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेप्टाइल्स हर्ट इज ट्रू एक्सेप्ट। क्या है कि हमें कह रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट जो है, जितनी भी स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो ट्रू हैं रेप्टाइल्स के हार्ट को लेके, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। तो बाकी स्टेटमेंट्स अगर हम देखें तो वो रेप्टाइल्स के हार्ट के बिल्कुल जो है वो मुताबिक हैं। लेकिन जो हमारे पास बी ऑप्शन है जैसा कि द सीनस विनोसस इज फंक्शनल ओनली इन टर्टल्स, ये स्टेटमेंट रेप्टाइल्स के हार्ट के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि जो सीनस विनोसस होता है ये फंक्शनल जस्ट टर्टल्स में नहीं होता, बल्कि ये जो है वो जो लिजर्ड्स होती हैं उनमें भी, स्नेक्स और लिजर्ड्स उनमें भी सीनस विनोसस जो होता है हार्ट का एक पार्ट है वो फंक्शनल होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि ओनली फंक्शनल इन टर्टल्स, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है रेप्टाइल्स के हार्ट के बारे में। नेक्स्ट है द आर्चियोसॉर्ड लिंकेज ऑफ रेप्टाइल इज शेयर्ड विद द मेंबर्स ऑफ द क्लास। जो आर्चियोसॉर्ड लिंकेज है रेप्टाइल्स की
वो कौन सी क्लास जो है उसके साथ शेयर होती है, उसके मेंबर्स के साथ ये शेयर करते हैं। रेप्टाइल्स का जो आर्चोसार्स वाली लिंकेज थी वो कौन सी क्लास के मेंबर्स के साथ ये शेयर करते हैं। तो ये एवीज यानी बर्ड्स के साथ जो है वो रेप्टाइल्स जो है, क्योंकि रेप्टाइल के बाद जो एवोल्यूशन हुई तो रेप्टाइल्स की, तो वहाँ से जो है बर्ड्स की एवोल्यूशन हुई और बर्ड्स जो है वो सामने आए। तो बर्ड्स जो एवीज क्लास है उसके साथ लिंकेज है, आर्टियोसॉर्स लिंकेज ऑफ रेप्टाइल का शेयर करते हैं ये। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल से रिलेटेड कौन सा ग्लैंड होता है हमारी स्किन में। तो हमारी स्किन में जो सेबेशियस ग्लैंड होता है वो हमारे हेयर फॉलिकल्स के साथ एसोसिएटेड होता है। जैसा कि अगर हम यहाँ डायग्राम में देखें तो जो हमारे हेयर फॉलिकल दिखाया गया है स्किन के अंदर, इसके साथ सेबेशियस ग्लैंड जो है वो बिल्कुल एसोसिएटेड है, अटैच्ड है। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल अलोंग माइलिनेटेड नर्व फाइबर इज नोन एज। अगर हम माइलिनेटेड नर्व फाइबर की बात करें तो वहाँ पे जब एक्शन पोटेंशियल जो है वो कंडक्ट कराया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। सी ऑप्शन राइट है। यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारे पास नोड्स ऑफ रेनवायर हैं, यानी कि क्योंकि माइलिन शीथ मौजूद है नर्व फाइबर के ऊपर, तो जो नर्व की कंडक्शन कराई जा रही है, एक्शन पोटेंशियल की जो कंडक्शन कराई जाती है वो एक नोड से दूसरी नोड तक कराई जाती है। ये जंप करता है एक्शन पोटेंशियल एक नोड से दूसरी नोड तक। तो जो इस तरह की एक्शन पोटेंशियल की कंडक्शन है वो ज़्यादा फास्ट होती है और इसको हम साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, दी नोटोकोड फर्स्ट अपीयर्ड इन। नोटोकोड वैसे तो सारे कोडेट्स का जो है वो जितने भी कोडेट्स हैं उनका करेक्टरिस्टिक फीचर है नोटोकोड का मौजूद होना, लेकिन सबसे पहले ये अपीयर्ड हुआ था एम्फिओक्सिस में। यानी कि हेमिकोडेट्स जो थे उनमें जो एम्फिओक्सिस एग्जांपल है हेमिकोडेट्स की, उनमें ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो अपीयर्ड हुआ था नोटोकोड। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं कि नोटोकोड दिखाया गया हमें। नेक्स्ट है, इन वर्टिब्रेट्स द एंडोक्राइन कंट्रोल सेंटर इज फाउंड इन दी। अगर हम ब्रेन को देखें यहाँ पे डायग्राम में तो जो हमारा वर्टिब्रेट्स जितने भी होते हैं उनका जो एंडोक्राइन कंट्रोल सेंटर है, यानी कि जो हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहा है, एंडोक्राइन कंट्रोल जो कर रहा है सेंटर, वो मौजूद होता है हैपोथैलेमस में। यहाँ हम डायग्राम में भी देख सकते हैं हैपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को के जो लोब्स होते हैं उनको भी कंट्रोल कर रहा होता है। तो इस तरह इसका एंडोक्राइन कंट्रोल जो सेंटर होता है वो हमारे ब्रेन में होता है और वो कौन सा ब्रेन का पार्ट कर रहा होता है, हैपोथैलेमस। ये ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, द टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड बाय एंटीबॉडीज एक्वायर्ड बाय इम्यूनाइजेशन विद वैक्सीन इज टर्म्ड एज। यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि वो कौन सी इम्यूनिटी की टाइप है जिसमें एंटीबॉडीज जो है वो इम्यूनाइजेशन के थ्रू एक्वायर की जाती हैं थ्रू वैक्सीन, यानी वैक्सीन की मदद से इम्यूनाइजेशन की जाती है और उससे एंटीबॉडीज जो हैं वो एक्वायर्ड की जाती हैं। तो इसको हम आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। कि अगर हम एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें, यहाँ देखें फ्लो चार्ट में दिखाया गया कि एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है ये तब डेवलप होती है जब हम आफ्टर एक्सपोज्ड टू एन इन्फेक्शन और फ्रॉम गेटिंग अ वैक्सीन। तो अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियल में हम एंटीबॉडीज मेड की जाती हैं आफ्टर गेटिंग अ वैक्सीन। अब जो बॉडी है उसको जब वैक्सीन मिलती है तो वैक्सीन के रिजल्ट में जो है बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। तो इस तरह की जो इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन के थ्रू जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी बनाएगी उसको हम आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, कॉक्सल ग्लैंड इज फाउंड इन। जो कॉक्सल ग्लैंड्स होते हैं जैसा कि यहाँ हम डायग्राम में भी देख सकते हैं तो ये प्रेजेंट होते हैं स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस में। कॉक्सल ग्लैंड जो होते हैं ये स्पाइडर्स में और स्कॉर्पियंस में मौजूद होते हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है ये राइट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स ले एग। कौन से मैमल्स होते हैं जो एग ले करते हैं। तो हमारे पास दो ही ऐसे मैमल्स हैं जो एग ले करते हैं, जिसमें पहला जो है वो डक बिल प्लेटिपस है और दूसरा स्पाइनी आंट ईटर है। तो इसलिए हम जो है डी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे कि ए और बी दोनों ही जो हैं ये मोनोट्रीम्स इनको कहा जाता है बिकॉज दे आर एग लेइंग मैमल। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड इज शेयर्ड बाय प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटोस्टोम। ये जो क्वेश्चन था ये काफ़ी कंफ्यूजिंग था क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि प्रोटोस्टोम और ड्यूटोस्टोम में कौन से जो ट्रेड है वो शेयर कर रहे हैं प्रोटोस्टोम ड्यूटोस्टोम के साथ। तो प्रोटोस्टोम और ड्यूटोस्टोम में जो इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो ये शेयर करते हों। बिकॉज अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो इनडिटर्मिनेट क्लीवेज जो होती है
वो जो है प्रोटोस्टोम में पाई जाती है, और डिटरमिनेट क्लीवेज जो होती है वो ड्यूटेरोस्टोम में पाई जाती है, तो ये भी शेयर नहीं करते। इसी तरह स्पाइरल क्लीवेज जो है वो मौजूद होती है ड्यूटेरोस्टोम में, और जो बाकी दूसरी वाली क्लीवेज होती है वो प्रोटोस्टोम में मौजूद होती है, रेडियल क्लीवेज। इसी तरह स्पाइरल क्लीवेज प्रोटोस्टोम में और रेडियल क्लीवेज ड्यूटेरोस्टोम में मौजूद होती है। तो क्लीवेज के हवाले से भी ये जो है कोई करैक्टर शेयर नहीं करते। इसी तरह अगर बॉडी कैविटी की बात करें तो इनकी आर्चेंट्रॉन बॉडी कैविटी होती है, जबकि जो हमारे पास प्रोटोसोम है इनमें शीज़ोसिलिक बॉडी कैविटी होती है। और डिप्लोप्लास्टिक ड्यूटेरोस्टोम जो होते हैं वो ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, प्रोटोस्टोम जो होते हैं वो डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। तो इनमें कोई ऐसा करैक्टर नहीं इन्होंने दिया हुआ जो प्रोटोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम के साथ शेयर करते हो, तो इसलिए इसमें हम कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते, इसको हम स्किप करेंगे इस एमसीक्यूज को। नेक्स्ट है द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन यूकैरियोटिक फ्लैजेला इज रिफर्ड टू एज। अगर हम फ्लैजेला की बात करें, जो यूकैरियोट्स में फ्लैजेला मौजूद होता है, तो उसमें जो अरेंजमेंट की गई होती है, यहाँ पे हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो फ्लैजेला है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो है अरेंजमेंट की गई है, जिसकी मदद से जो है वो फ्लैजेला बन रहा है। तो यूकैरियोटिक फ्लैजेला जो होता है इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट होती है उसको 9+2 अरे कहते हैं, बिकॉज दो का जो है वो जोड़ा बनाया हुआ होता है और टोटल 9 होते हैं, तो इस वजह से 9+2 अरे इसको कहा जाता है। सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म इज कैरिड आउट इन डैश ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी जगह है जहाँ पर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। तो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म जो होता है, अगर हम यहाँ पे देखें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रही है, तो ये हो रही है ऑन द सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। तो इसलिए जो है सी ऑप्शन राइट है कि ऑन द सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन जो है वो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली मैच नहीं कर रही। तो सारी स्टेटमेंट्स जो हैं ये इन्होंने हमें दी हुई हैं कार्बोड्रम्स के मेंबर्स के से रिलेटेड। तो डी ऑप्शन जो है सी डाइसेस डिस्क शेप बॉडीज दैट लेक ट्यूब फीड। तो जो हमारे पास सी डाइसेस होते हैं ये इनमें डिस्क शेप बॉडीज तो इनकी होती हैं, बट इनमें ट्यूब फीड लैक नहीं होते, इनमें ट्यूब फीड प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि सी डाइसेस जो है इनके दे लैक ट्यूब फीड, तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू नहीं है, मिसमैच्ड है, तो डी ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज 2 सिंथेसाइज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। यूकैरियोटिक जो आरएनए होते हैं पॉलीमरेज होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। तो जो आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है वो सिंथेसाइज करता है, वो प्रिकर्सर होता है मैसेंजर आरएनए का। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है, आरएनए मॉलिक्यूल दैट आर प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेशन इज मोस्ट लाइकली टू बी डिसरप्टिव टू प्रोटीन सिंथेसिस और फंक्शन। अगर हम म्यूटेशन की बात करें तो कौन से ऐसी म्यूटेशन है जो प्रोटीन सिंथेसिस में डिसरप्शन या डिस्टरबेंस काज करती है, या प्रोटीन के सिंथेसिस में या फिर प्रोटीन के फंक्शन में। तो वो होती है सी ऑप्शन राइट है, बिकॉज यूएयू जब कन्वर्ट होता है यूएए में, तो ये जो चेंज आता है, ये जो म्यूटेशन आती है जब यूएयू जो जीन सीक्वेंस है ये चेंज हो जाता है यूएए सीक्वेंस में, तो ये जो सीक्वेंस है इस म्यूटेशन की वजह से जो है प्रोटीन की सिंथेसिस या प्रोटीन के फंक्शन में डिस्टरबेंस आ जाती है, तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंदर नेम फॉर प्रोटोनेफ्रीडियम इज आ। प्रोटोनेफ्रीडियम जो होता है इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट हम कोई अनदर नेम जो यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है। हम जानते हैं जो प्रोटोनेफ्रीडियम है ये प्रेजेंट होता है फ्लैट वर्म्स में, और ये इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो इस प्रोटोनेफ्रीडियम को हम जो है वो क्या दूसरा नाम देते हैं, फ्लेम सेल्स का नाम देते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्लेम सेल्स जो है वो दिखाया गया डायग्राम में। तो इसको हम प्रोटोनेफ्रीडियम भी कह सकते हैं और फ्लेम सेल भी कह सकते हैं, तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है द फ्रिंज रिंकोसील इज द कैविटी दैट कंटेन दी। रिंकोसील कौन सी कैविटी है, रिंकोसील वो कैविटी है जिसमें क्या मौजूद होता है। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि रिंकोसील जो है इसमें प्रोबोसिस, ये रिंकोसील कैविटी जो होती है इसमें प्रोबोसिस मौजूद होता है, डी ऑप्शन राइट है। यहाँ पर अगर हम देखें रिंकोसील कैविटी हमें दिखाई गई है और इस रिंकोसील कैविटी के अंदर प्रोबोसिस मौजूद है, तो इसलिए डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है मूवमेंट बाय ग्लाइडिंग ऑन द बेसल डिस्क इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अगर हम जो है बात करें ग्लाइडिंग मूवमेंट की,
तो ग्लाइडिंग मूवमेंट जो बेसल डिस्क पर हो रही होती है, ये करेक्टरिस्टिक फीचर होता है पॉलिप्स का। हाइड्रा में जो पॉलिप्स होते हैं वो ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करते हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड इज इम्प्लाइज दैट। डीजेनरेसी जो है जेनेटिक कोड की, इसका क्या मतलब है? तो जो डीजेनरेसी होती है जेनेटिक कोड की, इसका ये मतलब होता है कि मल्टीपल कोडॉन्स जो हैं वो डिकोड कर रहे हैं सेम अमाइनो एसिड को। जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखें डायग्राम में, तो ल्यूसीन इज इनकोडेड बाय 6 कोडॉन। ये 6 तरह के जो कोडॉन हैं, ये सारे के सारे 6 तरह के कोडॉन यानी कि मल्टीपल कोडॉन जो हैं ये डी कोड करते हैं ल्यूसीन अमाइनो एसिड को। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है डीजेनरेसी को लेकर। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज। जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली है सेल के अंदर, इसके अंदर जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर होता है। जैसा कि यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि सर्कुलर इसकी शेप है और ये डबल स्टैंडर्ड है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का ये करेक्टरिस्टिक है कि ये डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर होता है। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन एडेनिन बेस बाय गुआनिन इन डीएनए इज नाउन एज। अगर एक डीएनए का जो सीक्वेंस है उसमें अगर सब्स्टिट्यूशन हो जाए एडेनिन बेस की बाय गुआनिन बेस, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। सी ऑप्शन राइट है। अगर हम यहाँ पे डायग्राम में देखें तो अगर एडेनिन बेस जो है वो डीएनए सीक्वेंस में गुआनिन बेस के साथ सब्स्टिट्यूट कर गई है यानी कि वो चेंज हो गई है, तो इस चेंज को क्या कहेंगे? इसको हम ट्रांजिशन का नाम देंगे। जैसा कि यहाँ हम रेड लाइन है ये शो करा रही है कि एडेनिन बेस जब गुआनिन बेस के साथ सब्स्टिट्यूट होगी, चेंज होगी, तो इस चेंज को हम ट्रांजिशन कहते हैं। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है स्केलेटल मसल्स, ब्लड सेल्स एंड गैमीट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द सेल्स फ्रॉम दी। तो जो हमारे पास सोमाइट्स होते हैं, सोमाइट सेल जो होते हैं उनसे बेसिकली जो है वो आगे चलकर सोमाइट सेल प्रिकर्सर होते हैं जिनसे ब्लड सेल भी बनते हैं, गैमीट्स भी बनते हैं और स्केलेटल मसल्स भी बनते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो सोमेटिक सेल्स हैं उनसे ह्यूमंस में ब्लड सेल भी बन रहे हैं, स्केलेटल मसल्स भी बन रहे हैं, स्टेम सेल्स भी बन रहे हैं। तो बाकी डिफरेंट तरह के सेल जो हैं वो सोमाइट से ही ओरिजिनेट होते हैं, सोमाइट से उनके प्रिकर्सर होते हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है इंसेक्ट लार्वा गो थ्रू 3 स्टेजेस कॉल्ड। जो इंसेक्ट्स लार्वा होता है, इंसेक्ट्स का लार्वा 3 स्टेजेस से गुजरता है। तो उन जो थर्ड स्टेज होती है उसकी इंसेक्ट लार्वा की, उसको हम क्या कहते हैं? तो जो थर्ड स्टेज होती है उसको हम इंस्टार कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एग था वो क्या हुआ है कि जब फर्स्ट इंस्टार बना, फिर सेकंड और फिर थर्ड इंस्टार, तो तीनों जो इंस्टार बने हैं ये इनको हम जो है ये इनकी ग्रोथ स्टेजेस हैं और इसके लिए हम जो ए ऑप्शन उसको सिलेक्ट करेंगे इंस्टार को। नेक्स्ट है द प्रोसेस apoptosis is one in which the cell। अपोप्टोसिस कौन सा सेल है? मतलब अपोप्टोसिस जब सेल में होता है तो ये कौन सा प्रोसेस है? तो अपोप्टोसिस एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है यानी कि सेल पहले से प्रिपेयर होता है, एक प्रोग्राम के मुताबिक सेल जो है उसकी डेथ कराई जाती है और श्रिंक कराया जाता है। तो ए ऑप्शन राइट है कि दे आर apoptosis basically a process in which the cell are programmed to die, shrivel and shrink। जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं कि सेल जो है वो पहले उसमें प्रोग्राम्ड ये था कि उसकी क्रोमेटिन की कंडेंसेशन हुई, फिर मेम्ब्रेन की ब्लैबिंग हुई, फिर न्यूक्लियर कोलैप्स हुआ और बाद में लास्ट पे अपॉप्टोटिक बॉडी फॉर्मेशन हो रही है हमारे पास। तो ये प्रोग्राम सेल डेथ होती है। तो ये ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है गोल्जी ऑपरेटस इज इन्वॉल्व इन ऑल एक्सेप्ट। गोल्जी ऑपरेटस जो है वो तमाम इनमें से स्टेटमेंट यानी कि जो दी हुई है इनमें से ये सारे काम गोल्जी ऑपरेटस के हैं। कौन से काम जो है वो गोल्जी ऑपरेटस नहीं करता? तो बाकी सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं बिकॉज ये सारी स्टेटमेंट जो हैं ये गोल्जी ऑपरेटस के फंक्शंस हैं। जस्ट जो डी ऑप्शन है वो राइट नहीं है बिकॉज जो प्रोड्यूसिंग राइबोजाइम है, राइबोजाइम बेसिकली एक आरएनए बेस्ड एंजाइम है और आरएनए बेस्ड एंजाइम जो है ये जो एंजाइम्स होते हैं वो राइबोसोम बनाते हैं यानी कि राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। गोल्जी ऑपरेटस तो प्रोटीन नहीं बनाते, तो इसलिए राइबोसोम भी एक एंजाइम है, आरएनए बेस्ड एंजाइम है। तो ये जो प्रोसेस है प्रोड्यूसिंग राइबोजाइम ये ट्रू नहीं है गोल्जी ऑपरेटस से, तो हम डी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट में हम देख सकते हैं कि राइबोजाइम जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प कर रहा होता है। जो टारगेट आरएनए होता है इसको स्प्लिट करने में यानी कि क्लीवेज में हेल्प कर रहा होता है। राइबोजाइम एक आरएनए बेस्ड एंजाइम है और ये गोल्जी ऑपरेटस प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए डी ऑप्शन राइट है।
नेक्स्ट है इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स मेसोडर्म इज फॉर्म्ड बाय इन्वेजिनेशन एंड इन्वोल्जन इनटू दी। जो रेप्टाइल्स होते हैं इनमें जब प्रिमिटिव स्टीक बनती है तो प्रिमिटिव स्टीक जो है वो जब इन्वेजिनेट करती है अंदर की तरफ, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जो है क्या हुआ है कि हमारे पास जो है प्रिमिटिव स्ट्रीक बनी है सेंटर में, और जब ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करती है और इन्वोल्जन इसमें होती है तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनती है, मेसोडर्म बनती है। तो रेप्टाइल्स या बर्ड्स या मैमल्स जो हैं उनमें जब मेसोडर्म बनती है तो वो बनती है प्रिमिटिव स्ट्रीक की इन्वेजिनेशन से। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है टिपिकल यूकेरियोटिक सेल बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स विल ऑकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइज रेंज। जो यूकेरियोटिक सेल होता है चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का हो तो उसका जो सेल का साइज है वो कितना रेंज में होता है। तो एनिमल या प्लांट सेल जो हैं जितने भी यूकेरियोटिक सेल हैं इनका जो साइज होता है, साइज की जो रेंज होती है वो 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के दरमियान होती है। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है रास्पिंग रेडुला इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल मोलस्क एक्सेप्ट। जो रास्पिंग मेडुला है ये हेल्प करता है बाय वेल्स को कि वो जो हैं फीडिंग कर सकें डिफरेंट जो पौधे होते हैं उनसे, या डिफरेंट जो रॉक्स हैं उनके ऊपर जो एल्गी होती है उनको रास्पिंग रेडुला की मदद से जो है वो ईट करते हैं। ये इनका फीडिंग मैकेनिज्म में रेडुला हेल्प करता है। तो ये बेसिकली करेक्टरिस्टिक है बाय वेल्स का। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोरियन इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज। जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज हैं इनमें कोरियन का क्या फंक्शन है। तो कोरियन जो है ये बेसिकली जो है हेल्प करती है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के साथ ऑक्सीजन और इन्वायरमेंट के साथ जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उसके एक्सचेंज में जो हेल्प कर रही होती है वो कोरियन होती है। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स दिखाई गई हैं डायग्राम में, जिसमें कोरियन भी है, एलेंटोइस भी है और एमनियन भी है। तो जो हमारे पास कोरियन दिखाई गई है ये बेसिकली इसका काम ये होता है कि ये गैसेस एक्सचेंज करती है, यानी कि इन्वायरमेंट के साथ गैसेस एक्सचेंज, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को माहौल में जो है वो भेजना, ये जो है कोरियन का काम होता है। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ पीसीआर टू प्रोड्यूस मैनी कॉपीज ऑफ ऑल डीएनए ऑफ वन क्रोमोसोम। वो कह रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि हम पीसीआर जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसको यूज़ करते हुए एक ही क्रोमोसोम की बहुत सारी जो एक ही क्रोमोसोम के डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बना सकें। तो नो, इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है, बिकॉज पीसीआर ओनली जो है वो क्या करती है कि एक शॉर्ट सीक्वेंस जो डीएनए का होता है उसी की बहुत सारी कॉपीज़ बनाती है। एक क्रोमोसोम के जितने भी डीएनए है उसकी सारी कॉपीज़ नहीं बना सकती, जस्ट ये एक छोटा सा पीस जो हम इसको शॉर्ट सीक्वेंस देते हैं डीएनए का उसी की कॉपीज़ बनाती है पीसीआर। तो इसलिए डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइटिक वर्म इज फाउंड इन अ ब्लैडर वर्म स्टेज इन एन इंटरमीडिएट होस्ट। कौन सा पैरासाइटिक वर्म है जो प्रेजेंट होता है ब्लैडर वर्म स्टेज में, एक अपने इंटरमीडिएट होस्ट में जब मौजूद होता है एक पैरासाइटिक वर्म तो वो उसकी ब्लैडर वर्म स्टेज में मौजूद होता है। तो उसको हम कहते हैं टेप वर्म। अगर हम टेप वर्म का लाइफ साइकिल देखें तो जो इनका इंटरमीडिएट होस्ट होता है उसमें ये क्या करता है कि उनके जो ब्लैडर वर्म स्टेज होती है ना इसकी पैरासाइटिक वर्म की, टेप वर्म की, वो उसके इंटरमीडिएट होस्ट में मौजूद होती है। और इनका जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो इनका होता है ह्यूमन होते हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है वाइट आइड फीमेल इज क्रॉस्ड विद अ रेड आइड मेल। अगर एक वाइट आई फीमेल है उसको हम क्रॉस करा रहे हैं वाइट आइड रेड आइड मेल के साथ तो इसके ऑफस्प्रिंग की क्या रेशियो होगी। तो जब एक फीमेल जो वाइट आइड है उसको जब हम रेड आइड मेल के साथ क्रॉस करवाते हैं तो जितने भी ऑल ऑफस्प्रिंग होंगे उनके मेल वाले वो वाइट आइड होंगे, यानी मेल जितने भी होंगे वो वाइट आइड होंगे, यानी कि जो फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक आई है वो तमाम मेल में जाएगी। नीचे जो ऑफस्प्रिंग होंगे ना उनमें मेल में फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक जाएगी, वाइट आइड जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो तमाम मेल्स में जाएगी। तो ए बी ऑप्शन जो है वो राइट है।
नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। अगर न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस के लिए जो है हम न्यूक्लियोटाइड्स रिक्वायर्ड होंगी तो वो हम कहाँ से ऑब्टेन करेंगे? तो उसके लिए हम जो एक प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है न्यूक्लियोटाइड्स को बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं डिनोवो सिंथेसिस और स्लेवेजेस। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिनोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड से भी जो है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स बनाए जा रहे हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है हाउ डू स्पॉन्ज फीड। स्पॉन्ज जो होते हैं वो किस तरह का उनका फीडिंग मैकेनिज्म होता है, तो वो जो है फिल्टर करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को थ्रू वाटर ब्रॉट इन थ्रू स्पोर। जो उनके पोर्स होते हैं, उन पोर्स जिनको हम ओस्टिया कहते हैं, उन पोर्स के थ्रू जब वाटर आता है, एंटर होता है बॉडी में, तो उसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी ये फिल्टर कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन जो है ये राइट है स्पॉन्ज को लेके। Next question है which of the following are not argument that have been made for conserving invertebrate animal। जो इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए कौन सा आर्गूमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, जो आर्गूमेंट ना दिया गया हो फॉर कंजर्वेशन ऑफ इन्वर्टिब्रेट एनिमल। तो जो ए ऑप्शन ये राइट है। इन्वर्टिब्रेट हेल्प टू प्रिवेंट ओवर पॉपुलेशन अर्थ बाय ह्यूमन की जो ओवर पॉपुलेशन है अर्थ पर उसको प्रिवेंट करते हैं इन्वर्टिब्रेट। तो ये आर्गूमेंट नहीं दिया गया कंजर्व करने के लिए इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स को, तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है द ओनली क्लास ऑफ मोलस्क टू हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड दी। वो कौन सी क्लास है मोलस्क की जो कि ओनली क्लास है, यानी कि वो जस्ट एक ही क्लास है मोलस्क की, और तो वो हमने बतानी है वो कौन सी है जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। तो वो ऑक्टोपस जो है, यानी कि सेफेलोपोड क्लास जो है, जिसमें एग्जांपल ऑक्टोपस की दी गई है यहाँ पे ऑप्शन डी में। उनमें क्या होता है कि ये ओनली क्लास है मोलस्क की सेफेलोपोड्स, यानी कि मोलस्क की जो क्लास है जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है इन एम्फीबियंस एम्ब्रियोज द इन्वोल्जन ऑकर एट दी। जो एम्फीबियन के एम्ब्रियो होते हैं उनमें जो इन्वल्जन होती है वो कौन सी जगह पर होती है, तो वो डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर पे हो रही होती है। जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं कि जो ब्लास्टोपोर है इसका जो डोर्सल लिप है वहाँ पर इन्वोल्जन हो रही है, तो ये ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है फाइलम ऑफ एनिमल whose members are asolomate, marine and bilaterally symmetrical। तो हमने वो फाइलम बताना है एनिमल्स का, इनमें से सिलेक्ट करना है जिसके मेंबर्स में ये कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हों कि वो एसेलोमेट हों, वो मैरीन में रहते हों और वो बायलेटरली सिमेट्रिकल हों। तो ये जो हैं ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं साइसिलियोफोरा के। साइसिलियोफोरा जो फाइलम है एनिमल्स का, इनमें ये मैरीन एनिमल होते हैं और ये एसेलोमेट होते हैं और बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। और यहाँ पे मैंने इनके जो डायग्राम है वो ऐड की हुई ताकि आप लोग देख सकें कि सिसिलियोफोरा जो है वो किस तरह से दिखते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम आर सेक्स लिंक ट्रेड्स कैरिड। कौन सा जो क्रोमोसोम है वो सेक्स लिंक ट्रेड रखता है, तो सेक्स लिंक ट्रेड जितने भी होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेक्स क्रोमोसोम पर, और सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो बेसिकली एक्स क्रोमोसोम होता है। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है कि जो एक्स क्रोमोसोम है ये बेसिकली सेक्स लिंक ट्रेड रखता है, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म विच काजेज मलेरिया आर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। जो ऑर्गेनिज्म वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो काज करता है मलेरिया को, जो ऑर्गेनिज्म मलेरिया को काज करता है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे जो ग्रुप्स दिए हुए हैं इनमें से किसी से भी मलेरिया काजिंग करने वाला ऑर्गेनिज्म बिलोंग नहीं करता, बिकॉज जो मलेरिया काजिंग एजेंट है वो एपिकॉम्प्लेक्सा से बिलोंग करता है, जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो वो एपिकॉम्प्लेक्सा से बिलोंग करता है, और यहाँ पे एपिकॉम्प्लेक्सा का जो है वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो हम नन ऑफ दीज सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। बाकी स्टेटमेंट्स किंगडम प्रोटिस्टा से रिलेटेड हैं, लेकिन जो ए ऑप्शन है इट इज़ एन आर्टिफिशियल ग्रुपिंग, तो ये एक आर्टिफिशियल ग्रुपिंग नहीं है किंगडम प्रोटिस्टा, इसलिए हम ए ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है दी फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल फॉर्म ड्रॉपलेट्स ऑटोमेटिकली कॉल्ड डैश इन लिक्विड इन्वायरमेंट। जब हम फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स को वाटर यानी कि लिक्विड इन्वायरमेंट में डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ड्रॉपलेट्स बनाना शुरू कर देते हैं। उन ड्रॉपलेट्स को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं लिपोसोम। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फोस्फोलिपिड बाइलेयर है वो लिपोसोम की शक्ल इख्तियार कर गई है। जब हमने उसको एक्वस मीडियम में डाला है तो वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना रही है, तो इसको हम लिपोसोम कहते हैं। सी ऑप्शन राइट है।
Next is the study of whole pattern of animal behavior in natural environment. Stressing the analysis of adaptations and evolution of pattern is known as। बेसिकली वो कौन सी ब्रांच है बायो की जिसमें हम होल पैटर्न स्टडी करते हैं एनिमल बिहेवियर का, लेकिन उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में उसको स्टडी करते हैं और इस चीज़ पे ज़्यादा जोर देते हैं कि उसकी क्या अडेप्टेशंस हैं और क्या एवोल्यूशनरी पैटर्न है उसके। तो बेसिकली ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं एथोलॉजी में। एथोलॉजी बेसिकली एनिमल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए जो ब्रांच है बायो की उसको हम एथोलॉजी कहते हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट इन ह्यूमन द फर्स्ट पेयर ऑफ फेरेंजियल पाउचेस बिकम दी। ह्यूमंस में जो फर्स्ट पेयर ऑफ फेरेंजियल पाउचेस होती हैं वो कैविटी बनाती हैं ऑफ द मिडल ईयर एंड यूस्टेचियन ट्यूब बनाती हैं। जो हमारी यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें तो जो फर्स्ट पाउच है वो यूस्टेचियन ट्यूब बना रहा है, साथ पे टेम्पेनिक कैविटी यानी कि जो ईयर की मिडल ईयर कैविटी है, मिडल ईयर की जो कैविटी है टेम्पेनिक कैविटी वो बना रही है। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। Next, natural selection, the process by which the population become dash to environment। Natural selection वो प्रोसेस है बेसिकली जिसके ज़रिए जो पॉपुलेशन होती है वो अपने इन्वायरमेंट के लिए अडेप्टेड हो जाती है, यानी कि उसके मुताबिक वो रहना शुरू कर देती है। तो नेचुरल सिलेक्शन हेल्प करती है अडेप्टेशंस में एक पॉपुलेशन को कि वो अपने इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट कर सके। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है सेमी फ्लूइड मैस ऑफ फूड मटेरियल दैट पासेस फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड। अब वो जो सेमी फ्लूइड मैस होता है फूड मटेरियल का जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बेसिकली कहते हैं चाइम या काइम बोल सकते हैं। डी ऑप्शन राइट है। यहाँ पे हम डायग्राम में देखें अगर तो ये सेमी फ्लूइड मैस है जो फूड की हाफ डाइजेशन हुई है स्टमक में वो एक सेमी फ्लूइड बना देती है। उस सेमी फ्लूइड को जो है वो पायलोरिक स्फिंक्टर के ज़रिए जो है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। तो ये जो सेमी फ्लूइड मटेरियल होता है इसको हम कहते हैं चाइम। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है द टर्म होमोफोन मीन। होमोफोन का क्या मतलब है? होमोफोन का मतलब है हैविंग अ सीरीज ऑफ सिमिलर इन स्पेशलाइज्ड टीथ। सिमिलर होमो का मतलब सिमिलर होता है, तो सिमिलर टीथ जो हैं वो स्पेशलाइज्ड टीथ जो हैं उनके लिए जो है ये टर्म यूज़ की गई है। तो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट्स को देखें तो जो स्टेटमेंट मैच कर रही है होमोफोन के साथ वो टीथ की कर रही है, क्योंकि सीरीज ऑफ सिमिलर स्पेशलाइज्ड टीथ होते हैं तो वो सेम होते हैं, इसलिए हम होमोफोन के लिए बी ऑप्शन को ही सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन इन्वॉल्व। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में क्या होता है? एलोपैट्रिक स्पेसिएशन बेसिकली जियोग्राफिकल आइसोलेशन को कहते हैं। ये ऑप्शन राइट है बिकॉज जब भी जियोग्राफिकली जब दो जो एक अर्थ का जो एक पार्ट था, एक जियोग्राफिक एरिया था, जब वो किसी डिज़ास्टर या किसी भी वजह से जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो उसको हम जियोग्राफिकली आइसोलेशन जब हो जाती है तो उसको हम एलोपैट्रिक कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में एक एरिया था, ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, तो उसमें क्या हुआ कि हल्का हल्का सा फर्क आया और एवोल्यूशन हो गई, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए और जियोग्राफिकली भी आइसोलेट हो गए, तो वो डिफरेंट दो पार्ट्स में बट गए हैं। तो ये जियोग्राफिकल आइसोलेशन हम कह सकते हैं एलोपैट्रिक स्पेसिएशन को। ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है द ओनली लिविंग काइनोडर्म दैट आर फुली सिसाइल आर दी। कौन सा काइनोडर्म है जो फुली सिसाइल है यानी कि मूवमेंट नहीं करता? तो सी लिलीज जो हैं ये काइनोडर्म्स की ओनली लिविंग काइनोडर्म्स हैं के मेंबर हैं, यानी कि काइनोडर्म्स के जो फुली सिसाइल हैं। तो सी लिलीज जो हैं ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है एंजाइम एम्बेडेड इन दी मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइम मौजूद होते हैं बेसिकली उनका फंक्शन ये होता है कि वो सिंथेसाइज करते हैं लिपिड्स को। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है चीटोगेनेथा जो है वो इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? चीटोगेनेथा जो है हमारे पास एक फाइलम है जिसका करेक्टरिस्टिक ये है कि वो मैरीन प्लैंक्टोनिक होते हैं, एनिमल्स होते हैं और ये ड्यूट्रोस्टोम होते हैं। वूज बॉडी कंसिस्ट ऑफ हार्ड ट्रंक एंड हेड, सॉरी यहाँ पे हार्ड लिखा हुआ है, हेड ट्रंक एंड टेल। हेड ट्रंक और टेल मौजूद होती है, जैसा कि यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं चीटोगेनेथा को कि जो चीटोगेनेथा इनका हेड है, फिर इनके पास जो है वो ट्रंक भी है और टेल भी है, ये इनकी तीन बॉडी पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा ये ड्यूट्रोस्टोम हैं और ये प्लैंक्टोनिक मैरीन प्लैंक्टोनिक हैं। तो ये ए ऑप्शन जो है चीटोगेनेथा से रिलेटेड है। ए ऑप्शन राइट है।
नेक्स्ट है दी बोनी फिशेस पोजेस आउट पॉकेट ऑफ द इंटेस्टाइन कार्ड। जो बोनी फिशेस होती हैं इनमें आउट पॉकेट्स होती हैं इंटेस्टाइन से। जैसा कि यहाँ हम डायग्राम में देखें ना, तो जो स्टमक दिखाया गया इससे बाहर एक छोटी छोटी आउट पॉकेट्स हैं जिनको पैलोरिक सीका बोलते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है, पैलोरिक सीका। नेक्स्ट है ब्रॉडकास्ट स्वार्मिंग इज अ टाइप ऑफ। अगर बहुत ज़्यादा एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा स्वार्मिंग हो रही है तो वो हेल्प करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। तो ये एक टाइप है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की जो एक टाइप है उसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट स्वार्मिंग। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है इन रेटल स्नेक एंड पिट वाइपर्स द पिट ऑर्गन इज फाउंड। जो रेटल स्नेक्स होते हैं और पिट वाइपर्स होते हैं इनमें जो पिट ऑर्गन है वो कहाँ पाया जाता है। तो पिट ऑर्गन जो होता है अगर हम डायग्राम में भी देखें तो ये प्रेजेंट होता है ऑन ईच साइड ऑफ द फेस। फेस की दोनों साइड पे मौजूद होता है और मौजूद होता है बिटवीन दी आईज एंड नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स और आईज के दरमियान दोनों साइड ऑफ जो फेस है उधर ये मौजूद होता है पिट ऑर्गन। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम हेमिकोडेटा इंक्लूड एक्सेप्ट। यहाँ पे हमें सारे करेक्टरिस्टिक जो दिए गए हैं ये हेमिकोडेटा के दिए गए हैं, लेकिन कौन सा ऐसा करेक्टरिस्टिक है जो हेमिकोडेटा का नहीं है। तो यहाँ पे जैसे हम डायग्राम में भी देख सकते हैं ब्लैनोग्लोसस जो है ये एक हेमिकोडेट है। इनका ये करेक्टरिस्टिक नहीं होता कि ये एक्सोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स स्पिक्यूल्स एंड फाइबर स्पॉन्जिन। ये करेक्टरिस्टिक नहीं है इनका हेमिकोडेट का। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है द मेजर फंक्शन ऑफ मैमिलियन लार्ज इंटेस्टाइन इंक्लूड। मैमिलियन जो मैमल्स की लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका फंक्शन ही ये होता है कि वो रीअब्जॉर्प्शन करती है वाटर की और मिनरल्स की और फॉर्मेशन एंड स्टोरेज करती है फीसिस की। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है दी पेंक्रियाज हैज। पेंक्रियाज जो होते हैं ये बोथ एंडोक्राइन भी होते हैं और एक्सोक्राइन फंक्शन भी इनका होता है। एंडोक्राइन फंक्शन जो है इसमें ये बनाते हैं इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन। और जो इनका एंडोक्राइन फंक्शन है, सॉरी यहाँ पे दोनों ही एंडोक्राइन लिख दिए हैं, एक एक्सोक्राइन फंक्शन भी इनका होता है। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह के फंक्शन होते हैं उसके पेंक्रियाज के। एक्सोक्राइन फंक्शन ये होता है कि ये बनाते हैं पेंक्रियाटिक जूस जो डाइजेशन में हेल्प करता है, और एंडोक्राइन जो फंक्शन है वो उसमें ये जो है वो इंसुलिन हार्मोन बनाते हैं जो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है बॉडी में। तो बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन होता है इनका, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है रिंग लाइक बैंड ऑफ मसल फाइबर्स दैट कंस्ट्रक्टेड अ पैसेज और क्लोजेस अ नेचुरल ओरिफिस इज कॉल्ड। वो कौन सा रिंग ऑफ बैंड, एक मसल फाइबर्स का एक रिंग है, बैंड बना हुआ है, एक रिंग है जो एक नेचुरल जो ओरिफिस है उसको क्लोज करने का काम करती है, यानी कि एक पैसेज वे प्रोवाइड करती है। बेसिकली इसको हम स्फिंक्टर कहते हैं। यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें तो जो हमारे पास स्टमक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाई गई है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है उसको ड्यूडेनम कहते हैं। तो इन दोनों के दरमियान अगर हम देखें तो एक छोटे सा मसल्स का रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये जो मसल फाइबर का एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये जब ज़रूरत होती है तो फूड को जो है थोड़ा थोड़ा करके इंटेस्टाइन में भेजता है। तो इसको हम कहते हैं स्फिंक्टर, यानी कि ये नेचुरल क्लोज करता है, ओपन करता है जब ज़रूरत पड़ती है तो नेचुरल ओरिफिस को। तो ये ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है ऑल आर करेक्ट फॉर सेफेलोपोडेट्स एक्सेप्ट। सेफेलोपोडेट से रिलेटेड सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो राइट हैं, कौन सा जो है राइट नहीं है। तो डी ऑप्शन राइट नहीं है क्योंकि जो सेफेलोपोडेट्स होते हैं इनमें ट्रू हार्ट मौजूद नहीं होता। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दी है एम्फियोक्सिस की। तो इनमें सेफेलोपोडेट्स जो हैं इनमें ट्रू हार्ट मौजूद नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, करेक्ट नहीं है सेफेलोपोडेट्स के लिए। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है ऑल आर करेक्ट फॉर एंटेरियोपिनिस्टा एक्सेप्ट। एंटेरियोपिनिस्टा से रिलेटेड तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं, जस्ट ये वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं है कि दे हैव नो एसोसिएशन विद एकाउंट्रम्स। हालांकि जो एंटेरियोपिनिस्टा हैं इनकी एकाउंट्रम्स के साथ एसोसिएशन होती है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इनके जो ये मैच करते हैं एंटेरियोपिनिस्टा के एकाउंट्रम्स के साथ। तो इसलिए इन्होंने जो लिख रखा है कि दे हैव नो एसोसिएशन, तो ये ऑप्शन राइट नहीं है एंटेरियोपिनिस्टा से रिलेटेड। तो डी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है बुफर एज। बुफर की जो बुफर से रिलेटेड कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो इसमें भी कोई स्टेटमेंट एक ऐसी नहीं क्लियर नहीं दी गई कि जिसको जो बुफर से रिलेटेड बिल्कुल ट्रू हो। अगर आप में से किसी को कोई स्टेटमेंट इसमें से ट्रू लग रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं।
इसलिए मुझे यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी बुफर से रिलेटेड, तो इसलिए मैंने इसमें से कोई ऑप्शन जो है सिलेक्ट नहीं किया। नेक्स्ट है फोर ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। फोर ब्रेन जो है उसमें बेसिकली फोर ब्रेन को हम डिवाइड करते हैं, यहाँ डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि फोर ब्रेन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टेलेनसेफ्लॉन और डाइनसेफ्लॉन में। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है द सेलुलर स्ट्रक्चर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस आर कॉल्ड। वो सेलुलर स्ट्रक्चर जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम बेसिकली स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट से मिलकर बनते हैं, और ये जो है ये ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनवेलप इज अ मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद होती है न्यूक्लियस के ऊपर, और न्यूक्लियस ये सेपरेट करती है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट होती है। Next, a radical change in the form and physiology of a body as in immature stage become adult is called। वो कौन सा जब रेडिकल चेंज होता है फॉर्म में भी और फिजियोलॉजी में भी बॉडी की, ताकि इमेच्योर स्टेज जो है वो अडल्ट बन सके, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एग था उससे बहुत सारी फॉर्म एंड फिजियोलॉजी में जो है बॉडी की फॉर्म एंड फिजियोलॉजी में चेंज आए हैं, और जो इमेच्योर स्टेज थी जैसा कि लार्वा था वो चेंज हो गया अडल्ट बटरफ्लाई में। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेप्टाइल एक्सेप्ट। तमाम कैरेक्टरिस्टिक रेप्टाइल से रिलेटेड ट्रू हैं, कौन सा नहीं है ट्रू? तो बॉडी इज पार्शली कवर्ड विद हेयर। अब रेप्टाइल्स की ये कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं है कि उनके ऊपर बॉडी के ऊपर जो है वो हेयर मौजूद हो। यहाँ पे लिख रखा है कि पार्शली कवर्ड विद हेयर, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है रेप्टाइल से रिलेटेड। डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल्स आर। क्रोकोडाइल्स बेसिकली यहाँ पे हमने डायग्राम में देख सकते हैं कि क्रोकोडाइल जो होते हैं बेसिकली ये एग ले करते हैं, और ये ओविपेरुअस हैं। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है द मेजर डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हेटरोट्रॉफ इज। हेटरोट्रॉफ जितने भी हैं वो उनकी जो एनर्जी के लिए जो मेजर डाइटरी सोर्स है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है फैटी एसिड्स एक्ट एज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल फॉर द सिंथेसिस ऑफ। फैटी एसिड की फैटी एसिड जो है ये प्रिकर्सर मॉलिक्यूल के तौर पर एक्ट करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड बन रही है या बाकी जो लिपिड्स हैं, तो इनकी सिंथेसिस में जो है वो 4 फैटी एसिड जो होते हैं वो प्रिकर्सर के तौर पर एक्ट करते हैं। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। हमारे पास जो लास्ट एमसीक्यूज है उसमें पूछा गया है कि एडीपी जो है ट्रांसपोर्ट, एडीपी की जो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो एडीपी जो ट्रांसपोर्ट होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ अकम्पनीड बाय एटीपी एक्सपोर्ट फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये अकम्पनीड इसको कौन करता है कि जब एटीपी एक्सपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो हमारे पास जो है एडीपी ट्रांसपोर्ट होता है। तो सी ऑप्शन जो है वो एडीपी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये राइट है। तो ये सी ऑप्शन जो है इसको हम राइट कंसीडर करेंगे।